सोफर और मदन के बीच झड़प होती है। किस कारण? तो मदन सेन साहब की वही 7,500 की चमकती हुई स्ट्रीम कार को छूने लगता है, जिसका सोफर मना करता है तो मदन उससे लड़ बैठता है और सोफर उसको उसी बात का धक्का देता है तो उसके घुटने में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। यह सब देखते हुए उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ भी उस पर चिल्लाने लगती है। इतना सुनकर सेन साहब तथा उनके मित्र ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं। सेन साहब को देखकर सब शांत हो जाते हैं तथा सेन साहब का इशारा पाते ही मदन की माँ उसे वहाँ से लेके चल जाती है और सोफर बताता है कि सर साहब, ये गाड़ी छू रहा था, गाड़ी को छूने के लिए मैंने मना किया तो वो मुझसे ही लड़ बैठा। अब अगला है कि सेन साहब के कार का पंक्चर होना। इतने में ही बाहर से टूट फूट की आवाज़ आने लगती है तो सब दोस्त भागे भागे बाहर आते हैं तो देखते हैं सब गाड़ी सही सलामत है। परंतु जब सेन साहब अपने कार की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं उनका अगला मतलब कार का अगला पहिया पंचर है। तो उतना देख कर सेन साहब बोलते हैं ये जरूर खोखे की शरारत होगी और गोद में उठाकर बोलते हैं देखिए अभी से इंजीनियर वाले लक्षण दिखने लगे हैं मेरे बेटे में। इतना बोलकर अपने ड्राइवर सोफर को बोलते हैं सोफर गाड़ी को ठीक करवाओ जल्दी। और इतना देर के लिए बरसाती में मेरा और सेन साहब का कुर्सी लगवा। उतना करके वो वहाँ से चले जाते हैं कह के। फिर ये मुखर्जी और पत्रकार महोदय दोनों के दोनों गाड़ी ठीक होने के कारण मुखर्जी के साथ चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे वही बातें हो रही होती हैं बरसाती में बैठे बैठे सेन साहब की मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। सेन साहब भी अपने बेटे की तारीफ करते हैं ये वो। फिर जब तक गाड़ी ठीक होती है तब तक बहस चलती है। गाड़ी ठीक होने के बाद सेन साहब भी चल जाते हैं अपने घर। उसके बाद मदन के पिता गिरधर लाल खून के जुर्म में कैदी। उसके बाद सेन साहब घर के अंदर आते हैं तथा सोफर को बोलते हैं मदन को बुलाने के लिए। मदन आता है जो कि गिरधर को बुलाने के लिए बोलते हैं जो कि मदन के पिता है। गिरधर आता है सेन साहब के सामने एकदम से सर झुका के खड़ा हो जाता है क्योंकि गिरधर उनके यहाँ किराने का काम करता था। वह नौकर था, वो मालिक थे। कैसे वैसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है सिर झुका के, वैसे ही कभी कभी बीच में बस हाँ हूँ कर दिया करता था ताकि सेन साहब बुरा ना माने। और सेन साहब इतना तक कह देते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू बदमाश गुंडे इत्यादि सब बनते हैं, इस पर कंट्रोल करो मदन। गिरधर कंट्रोल नहीं करोगे तो मदन बिगड़ जाएगा आगे चल के, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। इतना बोलकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मदन की चित्कार रात में मदन को उसके पिता गिरधर बहुत मारते हैं जिससे उसकी चित्कार सेन साहब के घर तक पहुंच रही होती है, जिससे सेन दंपत्ति की नींद टूट जाती है तथा सेन साहब अपने पत्नी से बोलने लगते हैं मदन के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए था, ऐसा ही करेगा गिरधर तो मदन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इतना सुनकर उनकी दंपत्ति यानी कि पत्नी पूरे खींच में अपने पति के ऊपर ही बोलने की कोशिश करती है, परंतु वो भी अपना गुस्सा मदन के ऊपर थोप देती है और बोलती है देखो कौवे की तरह चिल्ला रहा है काँव 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 काँव। लेकिन यह सब होने के बाद अगले दिन ठीक शाम को ही मदन खोखा अब खेलते खेलते अपने बाउंड्री के बाहर चल गया यानी कि बंगले के बाहर चल गया। उसने देखा कि पिछले वाली गली जहाँ पे मदन और फैक्ट्री के बाकी वर्कर्स के बच्चे रहते थे, वहाँ पे जाके देखा तो वो सब लट्टू खेल रहे थे। तो ये लट्टू खेल रहे थे। उतने में खोखे ने सोचा कि मुझे भी खेलना चाहिए। उसी पर राइटर ने कहा यानी कि नलिनी योजना शर्मा जी ने कहा हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इतना बोले उसका खोखे ने बड़े रौब के साथ कहा मुझे भी लट्टू खेलना है। तो मदन ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि जा अपने बाप की गाड़ी में बैठ, यहाँ लट्टू तेरे बाप का नहीं है। उतने में खोखे ना आओ न देखा न ताव मदन को एक घूसा मार दिया। मदन को एक घूसा रसीद कर दिया यानी मार दिया। अब मदन जो वहाँ का लीडर था इतना
कुछ होने के बाद वो कैसे चुप बैठ सकता था। उसने भी खोखा को खूब मारा पीटा तथा लड़ाई खत्म होने के बाद वह 8-9 बजे तक घर से बाहर रहा। जब रात हो गई 8-9 बजे, उसके बाद वह मदन अपने घर को लौटा। वो पीछे के गेट से आहिस्ते आहिस्ते घर में घुसा, देखा किचन के बगल में बेडरूम से आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ माँ पापा दोनों, मतलब गिरधरलाल और उनकी वाइफ दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मदन ने सोचा अभी जाऊंगा तो पापा मारेंगे, इससे बढ़िया मैं पहले कुछ खा पी लेता हूँ और बाहर बरामदे में लगी खाट पे जाके सो जाता हूँ। मदन ने पहले भर पेट खाया, लेकिन बाहर बरामदे में आते वक्त अंधेरा होने के कारण उसका पैर एक लोटे से टकरा गया, जो कि वहीं पास में रखा हुआ था। इतना ढनढनाहट सुनते हुए गिरधरलाल और उसकी पत्नी बाहर आई। मदन रोज की तरह पिटने के लिए तैयार हो गया और उसने अपना शर्ट ऊपर करके पीछे घूम गया, लेकिन गिरधरलाल उसे आज मारा नहीं। उसने गोद में उठाया और हंसते हुए कहा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, इतने सालों में जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया, शाबाश। और ये कहानी इस प्रकार यहीं ख़त्म होती है।